आपका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है क्या? एक मामूली सी बहू के आराम के लिए आपने मेरे बरसों के अरमानों पर पानी फेर दिया। कल्याणी देवी की तीखी आवाज़ से पूरा ड्राइंग रूम गूंज उठा। उनकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। उनके पति हरिशंकर जी ने चश्मा उतारा, उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और बेहद ठंडे मगर कड़क लहजे में बोले, कल्याणी, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि विधाता ने तुम्हारे इस सफ़र पर पानी फेरा है। अब जो बोया है उसे भुगतो। इतना कहकर वह बिना रुके घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गए और बाहर निकल गए। लिविंग रूम में खड़ा उनका बेटा वरुण अपनी माँ के इस रौद्र रूप को देखकर सहम गया था। उधर रसोई की खिड़की के पीछे खड़ी कीर्ति के कांपते हाथों को जैसे एक संभल मिल गया था। उसकी आंखों से बहते आंसू पल भर के लिए थम गए। इस अजनबी घर में जहां पिछले 4 महीनों से वह खुद को एक बेजुबान कैदी महसूस कर रही थी, आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि कोई तो है जो उसके दर्द को समझता है। साथ जितना ज़्यादा चीख रही थी, कीर्ति का दिल अपने ससुर जी के प्रति उतने ही गहरे आदर और श्रद्धा से भरता जा रहा था। बात दरअसल 4 महीने पहले से शुरू हुई थी। कीर्ति जब शादी के बाद अपने पति वरुण के साथ 1 हफ्ते के हनीमून से लौटकर आई तो घर का माहौल बहुत शांत था। शुरुआती 2-3 दिन तो कल्याणी देवी ने चेहरे पर मीठी मुस्कान ओढ़े रखी, लेकिन जैसे ही वरुण और हरिशंकर जी अपने अपने काम पर गए, कल्याणी देवी का असली रंग सामने आ गया। उन्होंने कीर्ति को अपने कमरे में बुलाया। कल्याणी देवी एक ऊंचे सोफे पर बैठी थी और कीर्ति नीचे फर्श के पास खड़ी थी। कल्याणी देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, देखो बहू, अब तुम घूम फिर कर वापस आ गई हो तो अपनी इस नई गृहस्थी के तौर तरीके सीख लो। इस घर में अगर सुकून से रहना है तो मेरी बनाई लकीर पर चलना होगा। तुम्हारी ननंद कॉलेज जाती है, उसे पढ़ने के लिए समय चाहिए। तुम्हारा देवर दिन रात नौकरी में खटकता है। मैं और तुम्हारे ससुर जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं। हमारी और इस पूरे परिवार की सेवा करना ही अब तुम्हारा पहला फर्ज है। इसलिए आज से इस घर के हर एक सदस्य के कपड़े तुम अपने हाथों से धोओगी। यह सुनकर कीर्ति के होश उड़ गए। इस बड़े परिवार में 6 लोग थे और हर रोज कपड़ों का एक पहाड़ खड़ा हो जाता था। उसने हिम्मत जुटाकर बहुत धीमे से कहा, लेकिन माँ जी, मेरे मायके में तो पापा और भाई भी अपने कपड़े खुद ही धो लेते हैं। वहाँ सब मिलकर काम बांटते हैं ताकि किसी एक पर अत्याचार ना हो। बस अपनी जुबान को यहीं लगाम दो बहू। कल्याणी देवी सोफे से उठ खड़ी हुई और अपनी उंगली कीर्ति के चेहरे के पास ले जाकर गरजती हुई बोली, अपने मायके के ये बिखरे हुए नियम अपने उसी घर में छोड़कर आना था। अगर तुम्हें वहाँ के कायदे इतने ही प्यारे थे तो शादी ही क्यों की, वहीं बैठी रहती। यह ससुराल है कीर्ति, और यहाँ कदम रखते ही औरत का भाग्य और उसकी मर्जी दोनों बदल जाते हैं। जितनी जल्दी इस हकीकत को गले लगा लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इस आधुनिक सोच की वजह से मेरे सीधे साधे घर में कोई क्लेश हो। कान खोलकर सुन लो, जो हुक्म दूंगी वह बिना पलटे करना होगा। संस्कारी बहुएं सास के आगे तर्क नहीं लड़ाती। कीर्ति का गला रुध गया। वह कुछ और कह पाती, इससे पहले ही कल्याणी देवी के फोन की घंटी बज उठी। वह अपनी सहेली से हंस हंसकर बात करने में व्यस्त हो गई। कीर्ति भारी कदमों से किचन में लौट आई। रात को जब वरुण कमरे में आया तो कीर्ति ने रोते हुए इस बारे में बात की। वरुण को अपनी पत्नी की बेबसी पर तरस आया। उसने अगले दिन अपनी माँ को अकेले में समझाने की कोशिश की। माँ, कीर्ति पूरे घर का खाना और सफाई अकेले करती है। कपड़ों का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम सब अपने कपड़े खुद धो सकते हैं ना? कल्याणी देवी ने तुरंत अपनी छाती पीटनी शुरू कर दी और रोने का नाटक करते हुए बोली, हाय रे मेरा अभागा नसीब, अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और यहाँ कल की आई लड़की मेरे दूध का कर्ज भूलकर मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। तू अपनी माँ से लड़ने आया है वरुण? माँ का ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ जाता था। इस डर से वरुण सहम गया। उसे लगा कि अगर उसकी वजह से माँ की तबीयत बिगड़ी तो सारा दोष उसी पर मढ़ दिया जाएगा। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आया
अपनी पत्नी की मदद करने के लिए वरुण ने अगले दिन सुबह एक तरकीब निकाली। वह सुबह जल्दी उठा और नहाते समय अपने कपड़े खुद धोकर बालकनी में सुखाने लगा। कल्याणी देवी की नज़र जैसे ही उन कपड़ों पर पड़ी, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने वरुण के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दोपहर उन्होंने अलमारी से घर के भारी भरकम कंबल, पुराने मोटे पर्दे और सर्दियों के सारे गर्म कपड़े निकालकर आंगन में फेंक दिए। उन्होंने कीर्ति को आवाज़ देकर कहा, बहू, कुछ हफ्तों में ठंड दस्तक देने वाली है। ये सारे भारी कंबल और कपड़े आज ही धुल जाने चाहिए। अच्छे से सुखाकर इन्हें अलमारी में सेट कर देना। कीर्ति ने जब उन भारी कंबलों को पानी में भिगोया तो उनका वजन उठाना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया। शाम तक उन कपड़ों को रगड़ते रगड़ते उसकी कमर में ऐसा तीखा दर्द उठा कि वह सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह रोती रही, लेकिन कल्याणी देवी कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखती रही। वक्त बीतता गया और कड़ाके की सर्दियाँ आ गई। सुबह सुबह टंकी का पानी बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था। कीर्ति को बचपन से साइनस की गंभीर बीमारी थी, जिसकी वजह से ठंडे पानी में हाथ डालते ही उसका सिर फटने लगता था और सांस फूलने लगती थी। एक सुबह जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने हाथ जोड़कर कल्याणी देवी से विन्नत की, मम्मी जी, सुबह पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्या मैं सारे कपड़े दोपहर में धो लिया करूं? और अगर सिर्फ इन 2 महीनों के लिए सब लोग अपने अपने भारी कपड़े खुद संभाल ले तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। मेरी कमर का दर्द भी बढ़ गया है। कल्याणी देवी ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, ठंड तो सबको लगती है बहू, तुम कोई मोम की गुड़िया नहीं हो जो पिघल जाओगी। पूरे घर के कपड़े तुम्हें इसी ठंडे पानी से और इसी वक्त धोने होंगे। अगर घर के काम ही नहीं संभाल सकती तो कल्याणी देवी के घर की बहू बनने का ढोंग क्यों किया? जरा मजबूत बनो। इतना कहकर वह अपनी पैकिंग देखने चली गई। दरअसल कल्याणी देवी इस बार बहू के दर्द की परवाह इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वह खुद अपने पति हरिशंकर जी के साथ शिमला जाने की तैयारियों में डूबी हुई थी। इस उम्र में बर्फबारी देखने का उनका बरसों पुराना शौक था। पहले वह घर छोड़कर इसलिए नहीं जा पाती थी क्योंकि काम कौन करेगा, लेकिन अब कीर्ति के रूप में एक मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई थी। हरिशंकर जी ने अपनी जमा पूंजी से टिकट बुक कराई थी और होटल की बुकिंग भी कर दी थी। कल्याणी देवी ने अपनी तमाम सहेलियों को फ़ोन करके अपनी इस ट्रिप का ढिंढोरा पीट दिया था। उन्होंने कीर्ति को सख्त हिदायत दी थी कि वह रास्ते के सफ़र के लिए मठरिया और नमकीन बनाकर डिब्बे में पैक कर दे। कीर्ति आंसू पोंछते हुए रसोई में नमकीन छान रही थी। तभी घर की घंटी बजी। कीर्ति ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गई। उसके ससुर हरिशंकर जी खड़े थे और उनके पीछे 4 मजबूत मजदूर एक बहुत बड़ा लकड़ी का बॉक्स उठाए हुए खड़े थे। कीर्ति ने चुपचाप रास्ता छोड़ दिया। कल्याणी देवी भी अपने कमरे से बाहर आ गई और अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए चहक कर बोली, अरे जी, यह क्या है? मेरे शिमला जाने से पहले मेरे लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लाए हो क्या? हरिशंकर जी के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने मजदूरों को पैसे देकर विदा किया और कीर्ति की तरफ देखकर बेहद शांत आवाज़ में कहा, बहू, इस बॉक्स की ओपनिंग तुम करोगी। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। कोई भी नई चीज़ आए तो पहला हक तुम्हारा है। वरुण भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गया था। कीर्ति ने कांपते हाथों से जैसे ही उस बॉक्स के गत्थे को हटाया, पूरे हाल में सन्नाटा पसर गया। बॉक्स के अंदर एक चमचमाती हुई सबसे महंगी और आधुनिक वॉशिंग मशीन थी, जिसमें गर्म पानी का हीटर भी लगा हुआ था। कीर्ति फटी आंखों से कभी उस मशीन को तो कभी अपने ससुर जी को देखने लगी। हरिशंकर जी ने आगे बढ़कर कीर्ति के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, कल रात जब तुम दर्द के मारे कड़हा रही थी तो तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों तक आई थी। इस बूढ़े ससुर के जिंदा रहते मेरी बहू इस कड़ाके की ठंड में बर्फ जैसे पानी से कपड़े नहीं धोएगी। आज से कपड़े धोने का यह झंझट हमेशा के लिए खत्म। यह सुनते ही कल्याणी देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह चीखी, यह क्या तमाशा है? इतनी महंगी वॉशिंग मशीन लाने की क्या ज़रूरत थी? और इसके लिए
आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या आपने हमारी शिमला की ट्रिप के पैसे बर्बाद कर दिए? हरिशंकर जी ने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। उनकी कलाई सोनी थी। वरुण ने चौंक कर पूछा, पापा, आपकी वह सोने की घड़ी कहाँ है जो आपको डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट पर मिली थी? वह तो आपकी जान थी। हरिशंकर जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह घड़ी मैंने आज सुबह सराफा बाजार में बेच दी बेटा। और कल्याणी, तुम्हारी शिमला की टिकटें भी मैंने सुबह ही कैंसिल करवा दी है। उस मध्यम वर्गीय बचत और इस घड़ी को बेचकर जो पैसे मिले उससे मैं अपनी बहू की सेहत और उसका सम्मान खरीद लाकर लाया हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई? कल्याणी देवी पागल हो उठी। एक बहू के लिए आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तब हरिशंकर जी ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और गरजते हुए बोले, सहेलियों की फिक्र है कल्याणी, लेकिन इस घर की बहू की तरफ तुम्हें नहीं दिखी। सालों पहले जब तुम इस घर में ब्याह कर आई थी तब मेरी माँ और मेरी बहन ने भी तुम्हारे साथ यही सलूक किया था। तुम रात रात भर रोती थी और मैं तब कसम खाई थी कि मैं अपने घर में किसी दूसरी बेटी के साथ यहाँ जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम खुद उस दौर से गुजरी हो कल्याणी, लेकिन आज तुम खुद एक जल्लाद बन गई। बहू घर को संभालने आती है, तुम्हारे अहंकार की बलि वेदी पर चढ़ने नहीं। ससुर जी के इन शब्दों ने कल्याणी देवी का घमंड एक ही पल में चूर चूर कर दिया। वह बिना कुछ बोले पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वरुण ने आगे बढ़कर अपने पिता के हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में भी अपनी खामोशी के लिए पछतावा था। कीर्ति ने झुककर हरिशंकर जी के पैर छुए तो उसकी आंखों से गिरे आंसू ससुर जी के पैरों पर गिरे। हरिशंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोते नहीं हैं बिटिया, आज से तुम इस घर में सिर्फ काम नहीं करोगी, वरुण की तरह तुम्हारा भी इस घर पर बराबरी का हक है। कीर्ति के दिल को वह सुकून मिल चुका था जिसकी तलाश हर उस लड़की को होती है जो अपना मायका छोड़कर एक अनजान दुनिया में कदम रखती है। ससुराल में बहू का स्थान एक नौकरानी का नहीं बल्कि परिवार के एक स्तंभ का होता है। एक अच्छा परिवार वही है जो अतीत के दुखों से सीखकर आने वाली पीढ़ी को प्यार और सम्मान दे, ना कि अपने साथ हुए पुराने अन्यायों का बदला नई बहू से ले। रिश्तों में संवेदनशीलता ही घर को स्वर्ग बनाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक कि आपने हमारे चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।